नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड यस प्योर? इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। अगर इस चैप्टर में चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम यहाँ पे झारखंड के जो स्कूल में क्लास 9 के जो साइंस का बुक चल रहा है, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जैक के द्वारा दिए गए हैं, उसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। करीब 70 क्वेश्चंस हैं। उसके पहले में कुछ स्मरणीय तथ्य दिए हुए हैं, जिसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद हम 70 क्वेश्चन को एक-एक करके सभी आंसर को बताते चलेंगे। और 100% इसी से ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि यह जैक के ही द्वारा जारी किया गया है। और आप जो है पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, सारा इसी से मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है स्मरणीय तथ्य, जो आपको याद रखना है, स्मरण में रखना है। एक-एक बार हम पढ़ते चलेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है हम लोग को। आपको सिर्फ इसमें जो आप पढ़े हुए हैं उसको ध्यान में रखना है। ठीक है? चलिए, एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है पदार्थ बहुत सूक्ष्म छोटे-छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। नैनोमीटर में होते हैं उसकी मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी है पदार्थ के मतलब कणों के। ठीक है? तो एक ही से मिलकर बने होते हैं, उसको हम शुद्ध बोलेंगे। जल का बात करें तो जल किसके बने होते हैं? H2O के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं। तो जल शुद्ध नहीं है अगर हम वैज्ञानिक भाषा में देखें तो। ठीक है? ये आगे देखें। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बना होता है। मिश्रण हम किसको बोलते हैं? मिश्रण जब एक चीज में हम 1, 2, 3 चीज मिला दें तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिश्रण बोलते हैं। तो मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों मतलब एक से अगर हम H2 का बात करें और H2 का मिश्रण बनाएं तो वो क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो ये एक तत्व से मिलकर बना है। यौगिक किसको बोलते हैं? यौगिक जिसमें 2-3 चीज योग करके जोड़ करके बना है, उसको यौगिक बोलते हैं। मिश्रण में से एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण को अलग करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थ में पृथक्करण किया जा सकता है। देखिए, मिश्रण को अलग अगर करना चाहे, पृथक करना चाहे तो इसके लिए अलग-अलग विधि है। ठीक है? उसको उपयोग करके हम अलग कर सकते हैं। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं तथा घुलनशील अवयव को हम विलेय कहते हैं। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, मतलब समान रूप से मिश्रण है। ठीक है? और जो बड़े रहते हैं कण, बड़े नहीं, जिसमें घुलता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम विलायक बोलते हैं, और जो घुलता है उसको हम विलेय बोलते हैं। और इस दोनों के मिलने से क्या बनता है? विलयन बनता है। विलयन के कण का व्यास 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, इसलिए विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है। और छानने की विधि द्वारा विलेय के कण को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन अस्थायी होते हैं। विलयन कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। एक है कि विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं, नैनोमीटर में इसका व्यास होता है। इसीलिए जब प्रकाश गुजर रहे होते हैं विलयन से, तो उसको रोकने का काम कौन? कण जो है वह नहीं करता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है। इसीलिए प्रकाश इधर-उधर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, फैलता नहीं है। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक की इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलयन की मात्रा होती है। ठीक है? आगे दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। जो तापमान मेरा दिया हुआ है उसमें अगर कोई विलेय जो है विलायक में नहीं घुल पाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन बोलेंगे। इसको फिर से पढ़ते हैं। दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन बोलेंगे। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो उस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो उस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, यानी पूरी तरह से नहीं घुल पाया है, तो हम घुलनशीलता कहेंगे। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे हम असंतृप्त विलयन कहा जाता है, यानी असंतृप्त विलयन कहेंगे। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से अधिक हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? अति संतृप्त विलयन
कहते हैं। अब विलयन की मात्रता कैसे पता करते हैं? सांद्रता, तो विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलेय की मात्रा और विलयन की मात्रा। क्या होगा? विलेय की मात्रा बटे में है विलयन की मात्रा। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील है तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन विसमांगी मिश्रण होता है। फिर से इसको पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन भर भर के है। वह पदार्थ जो विलयन में अघुलनशील है, नहीं घुलता है तथा हम उसको आंखों से देख सकते हैं, तो उसमें क्या बोलेंगे? निलंबन कहेंगे। और निलंबन विसमांगी मिश्रण होता है। ठीक, आगे है कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण है। यह भी पूछे जाते हैं कोलाइड कैसे मिश्रण है? तो विसमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा है कि इन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता, किंतु इतना बड़ा है कि वह प्रकाश की किरणों को फैला सकता है। और कोलाइड उदाहरण में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलयन के कणों को परिचित प्रावस्था कहते हैं। विलयन के कणों को परिचित प्रावस्था कहते हैं। और विलायक जिसमें यह पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे हम परिचित माध्यम कहते हैं। ये सभी चीजें आप पढ़ चुके हैं सभी, ये तो आपका प्रैक्टिस चल रहा है। इसको डिटेल से आप बुक में पढ़ सकते हैं। वीडियो बड़ा ना हो इसीलिए हम ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा अलग पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक, यौगिक को पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों की स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजन से निर्मित होता है। कौन यौगिक बोले थे? दो या दो से अधिक पदार्थ जो है मिल करके बने होते हैं। यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। यौगिक का गुण जो है, इसमें निहित जो भी गुण है, जो भी तत्व अलग अलग जो गुण दर्शा रहा था, उसको जब एक साथ हम मिला देते हैं तो अलग तरह का गुण दर्शाने लगता है। आगे है जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। ठीक है, मिश्र धातु को समांगी मिश्रण माना जाता है क्योंकि समान रूप से मिले होते हैं, दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसमें क्रिया के उल्टने और फलित वस्तु से अधिक आदि वस्तु प्राप्त होते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन जो है, जो पहले था उसमें पूरी तरह से परिवर्तित हो जाना, भौतिक शारीरिक रूप से परिवर्तित हो जाना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसमें क्रिया के उल्टने पर फलित वस्तु से आदि वस्तु प्राप्त नहीं होता है। इसको हम डिटेल कर से समझाते हैं, रुकिए। भौतिक अवस्था क्या होता है? भौतिक परिवर्तन वह होता है, वस्तु गुण अवस्था वह परिवर्तन है जिसमें क्रिया के उल्टने पर फलित वस्तु से अधिक प्राप्त होता है। मतलब भौतिक अवस्था वह होता है, परिवर्तन वह होता है जिसमें, चलिए लोहा को हम क्या किए, लोहा पहले छोटा एक रड था, उसको हम पीट गर्म किए, पीट करके जो छोटा बना दिए, तो ये हो गया उसका भौतिक परिवर्तन। लेकिन लोहा को फिर हम रड बना सकते हैं, फिर से मिला करके उसको उल्टा करके फिर रड बना सकते हैं, तो ये हो गया मेरा भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जिसमें जैसा पहले था वैसा हम फिर से बना सकते हैं। अब बनता है रासायनिक परिवर्तन दूसरा। इसमें क्या होता है, इसके गुण अवस्था में वह परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें इसके गुण और अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन फिर हम इसको उल्टा करके उसके जैसा वापस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, रासायनिक, जैसे कि अगर हम चावल नहीं, दूध है, दूध को हम क्या किए, दही जमने दे दिए, बना दिए दही। क्या दही से फिर हम दूध बना सकते हैं? तो नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों हो गया है। रासायनिक परिवर्तन पूरी तरह से हो गया है। फिर उसी तरह दूध को अगर हम फाड़ करके पनीर बना दें, क्या पनीर से फिर हम दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो यही था। अब आगे हम लोग बहुविकल्पिक प्रश्न को देखेंगे, जैसा कि आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसके बने होते हैं? तो एक ही प्रकार के कणों से जो बने होते हैं उसको हम शुद्ध पदार्थ बोलेंगे, जैसा कि हमने पहले चर्चा किया है शुरू के वीडियो में ही। जल एक है, जल क्या है? एक जल एक यौगिक है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना, योग से बना हुआ है, इसीलिए जल क्या हो गया? यौगिक हो गया। मिश्र धातु क्या है? अब मिश्र धातु क्या बोलेंगे हम?
तो समांगी मिश्रण बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक जैसे मतलब पूरी तरह से समाहित हो गया है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? मिश्र धातु को समांगी मिश्रण बोलेंगे। 4 नंबर का, विलयन के कण का व्यास होता है। तो विलयन के कण का व्यास कितना होता है? तो 10⁻⁹ मीटर होता है। मतलब व्यास से कम होता है। कितना? विलयन के कण का व्यास 10⁻⁹ से कम होता है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। समुद्र का जल एक क्या है? तो समुद्र का जल एक मिश्रण है। ठीक है, तो इसका क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विलयन में प्रकाश का मार्ग, तो विलयन में प्रकाश का मार्ग उसके बाद क्या होता है? दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जो कण होते हैं विलयन में बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो मतलब नैनोमीटर में होते हैं। तो वो क्या करता है? वह प्रकाश जो आ रहा है उसको विचलित नहीं करता है, उसको विचलित नहीं होने देता है। ठीक है, आगे है 7 नंबर का, दिए गए निम्नलिखित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो इसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम इसे? जिससे हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। जो दिया गया ताप है, निश्चित ताप, उसमें अगर नहीं घुल रहा है, विलयन में नहीं घुल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन बोलते हैं। तो आगे है 8 नंबर का, वायु गैसों का क्या है? वायु गैसों का मिश्रण है। बहुत सारे गैस मिलकर के वायु बनाते हैं। 9 नंबर का, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये घुलनशीलता कहलाता है। ठीक है, आगे 10 नंबर का क्वेश्चन है, विलायक तथा विलेय के संयोग से बनता है। घुलने वाला और घोलने वाला, इस दोनों के संयोग से जो बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं विलयन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका सी नंबर सही हो जाएगा। 11 नंबर का देखिए, जल में चीनी का मिश्रण है। तो जल में चीनी का मिश्रण क्या कहलाता है? तो कहलाता है समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। ये नंबर सही हो जाएगा। 12 नंबर का देखिए, गैसीय विलयन का उदाहरण है। कौन सा विलयन गैसीय विलयन का उदाहरण है? बताना है आपको, ध्यान से देखिए। तो हाइड्रोजन अकेला है, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु जो होगा वो गैसीय विलयन का मतलब उदाहरण है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गैस क्या है? विलय है, मिले हुए हैं। 13 नंबर का देखिए, निलंबन है। तो निलंबन क्या होता है? अब शुरू में हमने बताया था। तो निलंबन होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण होता है निलंबन। ठीक है, आगे, यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे कहते हैं। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। 15 नंबर का हो जाएगा, टीचर टिंचर आयोडीन एक है। तो टिंचर आयोडीन क्या है? तो टिंचर आयोडीन एक विलयन है। सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है? सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक विलेय है। सोडा जल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक विलेय है। ठीक है, घुला हुआ है। विलायक कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा सोडा जल। और विलायक क्या है? न विलयन क्या है? तो विलयन ये दोनों का मिश्रण हो जाएगा। 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? दूध जो है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एरोसॉल एक उदाहरण है। एरोसॉल किसका उदाहरण है? तो कोहरा का उदाहरण एक एरोसॉल है। ठीक है, फेस क्रीम उदाहरण है।
फेस क्रीम किसका उदाहरण है? फेस क्रीम इमल्शन का उदाहरण है। ये सभी चीजें आपको आपके चैप्टर में मिल जाएगा। उसी को हम खोज करके सब इस बुक में जो है सो जेक वाले ने बनाया हुआ है, ताकि ऐसी ऐसी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, फेस क्रीम किसका उदाहरण है? इमल्शन का। 20 नंबर का देखिए, क्रीम में मक्खन निकालने की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? क्रीम से मक्खन निकालने में हम लोग कौन सा विधि का उपयोग करते हैं? अपकेंद्रण का उपयोग करते हैं। सी नंबर इसका सही हो जाएगा, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स का उपयोग हम लोग करते हैं। 21 नंबर का देखिए, ठोस सोल का उदाहरण है। ठोस सोल का उदाहरण है, क्या है ठोस सोल का उदाहरण? ठोस सोल का उदाहरण रंगीन रत्न है। कलरफुल जेम्स जो होता है वो ठोस सोल का उदाहरण होता है। 22 नंबर का, मिट्टी तेल और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब मिट्टी तेल और जल का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, मतलब अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो किसका उपयोग करना पड़ेगा हम लोग को? तो हम लोग को पृथक्करण कीप का उपयोग हम लोग करना पड़ेगा। आप देखेंगे अगर जल में मिट्टी तेल मिला हुआ है, तो मिट्टी तेल में और जल में जल का घनत्व अधिक होता है, डेंसिटी अधिक होता है, तो जल नीचे बैठ जाएगा, जबकि मिट्टी तेल का घनत्व कम होने के कारण वह जल के ऊपर तैरने लगेगा। अब जिस बर्तन में हम रखे हुए हैं, उसमें पृथक्करण कीप का उपयोग करके हम क्या करेंगे? जल और मिश्रण मिट्टी तेल का मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं। अब है 23 का, जेल का उदाहरण है। जेल किसका उदाहरण है? तो जेल जो है पनीर का उदाहरण है एक। समुद्री जल से नमक की प्राप्ति होती है। समुद्री जल से नमक की प्राप्ति होती है, लेकिन किस विधि से? इसको पूछा गया है। तो क्रिस्टलीकरण विधि से हम लोग समुद्री जल से नमक का उपयोग मतलब प्राप्ति करते हैं। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। 25 देखिए, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, यानी क्या है? विषमांगी मिश्रण यानी समान मिश्रण नहीं है, एक जैसे चीजों का मिश्रण नहीं है, तो ये हो जाएगा बी नंबर। मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो, वह मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो, वह किसका उदाहरण है? विषमांगी मिश्रण का। आगे है, निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण कौन से हैं? अब यहाँ पे बताना है कि विषमांगी मिश्रण कौन से हैं। तो इसमें नमक और सल्फर भी इसका सही है, जल और तेल भी सही है क्योंकि मिलेगा नहीं, सोडियम क्लोराइड और लोहे के छीलन भी सही है। तो कौन सा सही होगा? इसका डी नंबर सही होगा, क्योंकि उपरोक्त में से सभी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से विलयन है, कौन सा विलयन है? तो निम्नलिखित में से नींबू पानी एक विलयन है, क्योंकि नींबू पानी मिल जाता है। सोडा जल भी एक विलयन है, दोनों मिल जाता है। आयोडीन और अल्कोहल का भी विलयन है एक, जो पूरी तरह से मिल जाता है। ठीक, तो ये कौन सा सही होगा? उपरोक्त में से सभी इसका 27 नंबर का सही हो जाएगा। विलयन में विलायक कौन से होते हैं? एक विलयन बना है, तो विलायक कौन सा होता है? तो जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम बोलते हैं विलायक, और जो घुला हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। दूध में अगर हम चीनी घोले हुए हैं, तो चीनी विलेय हुआ है, यानी चीनी घुला हुआ है दूध में, और दूध क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। और इस दोनों को मिल करके क्या बना? तो इस दोनों के मिलने से बना है विलियन। ठीक है, विलियन बन जाएगा। वायु में विलायक कौन होता है? तो वायु में विलायक नाइट्रोजन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। ठीक है, इसीलिए सबसे अधिक मात्रा किसका है? नाइट्रोजन का है, तो विलायक कौन होगा? यानी घोलने वाला नाइट्रोजन हो जाएगा। 30 नंबर का, छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव डालते हैं? छोटे आकार के कारण क्या प्रभाव डालेगा? प्रकाश के कण जो आएंगे वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगे, छोटे कण रहने के कारण वो बिना रिफ्लेक्ट हुए पास हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश की किरण फैलती नहीं है, पूरी तरह से पास हो जाते हैं। ये नंबर इसका सही हो जाएगा। 31 नंबर का, सांद्र विलयन की तुलना में तनु विलयन में विलेय की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, पूछा जा रहा है सांद्र विलयन की तुलना में तनु विलयन में विलेय की मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कम होता है। ये नंबर सही हो जाएगा।
ठीक है, सांद्र विलयन में तनु विलयन की मात्रा क्या होता है, कम होता है। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? विलयन की सांद्रता हम किसको कहेंगे? तो हम विलयन की सांद्रता विलयन की मात्रा में घुले विलय की मात्रा और विलायक की मात्रा में घुले विलयन की मात्रा, इस दोनों को हम लोग बोलेंगे क्या, विलयन की सांद्रता। यानी इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ए बी दोनों सही है, इसीलिए दोनों मिलाकर के मेरा सी सही हो जाएगा। ठीक है, विलयन कैसे होते हैं? अब पूछ रहे हैं हाउ आर विलियंस, ना हाउ आर सॉल्यूशंस। कैसे होते हैं? तो ये अस्थाई होते हैं, विलयन अस्थाई होते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है? टिंडल प्रभाव से क्वेश्चन आते हैं, तो टिंडल प्रभाव क्या होता है पूछा गया है। तो टिंडल प्रभाव हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरणों का फैलना ही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब आता है कोलाइड विलयन कौन से होते हैं? कोलाइड विलयन, कोलाइड सॉल्यूशन कौन से होते हैं? तो कोलाइड विलयन हमारा विषमांगी मिश्रण भी होगा, कणों के आकार छोटा होता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। यानी उपरोक्त सभी, यानी डी नंबर इसका सही हो जाएगा 35 का। बादल किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? बादल किसके उदाहरण है? तो गैस में द्रव के उदाहरण है। बादल किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? तो गैस में द्रव के उदाहरण है। 37, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? दो घुलने वाले द्रवों को हम किस विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, यही पूछा गया है। तो हम आसवन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। 38, काली स्याही में विद्यमान डाइयों को का किस विधि के द्वारा पृथक्करण किया जा सकता है? काली स्याही में विद्यमान डाइयों का हम लोग किस विधि के द्वारा अलग करेंगे? तो ये हो जाएगा मेरा क्रोमोटोग्राफी के द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। किसके द्वारा? क्रोमोटोग्राफी के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 39, वायु से गैसों को किस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? वायु से गैसों को किस विधि द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा प्रभाजी आसवन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वायु से जो गैस है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। 40 नंबर है, नमक तथा कपूर के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं हम लोग? नमक तथा कपूर के मिश्रण को हम किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। 41 नंबर, रक्त से नशीले पदार्थों को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? रक्त से नशीले पदार्थों को हम लोग कैसे अलग करेंगे? तो हम क्रोमोटोग्राफी द्वारा अलग कर सकते हैं। 42, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातित होने योग्य पदार्थ नहीं है? कौन है जो ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, नमक ऊर्ध्वपातित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको जलाने पर पहले पानी बनेगा फिर गैस बनेगा। बाकी ये सब चीजें जो दिख रहा है इसको जलाने पर क्या होगा, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। हम याद रखेंगे कौन कौन है, अमोनियम अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन और कपूर, ये तीनों ऊर्ध्वपातित जो है प्रोडक्ट का उपयोग मतलब उदाहरण है। ठीक है। 43, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? समुद्री जल द्वारा हम लोग शुद्ध नमक को प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था ना, तो इसका हो जाएगा क्रोमोटोक्लीकरण द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, सॉरी क्रिस्टलीकरण द्वारा हम लोग क्या करते हैं, समुद्री जल से नमक को बाहर निकालते हैं। 44 नंबर है, अशुद्ध कॉपर सल्फेट के नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट किस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? अशुद्ध कॉपर सल्फेट के नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को हम लोग किस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? तो ये भी इसी तरह क्रिस्टलीकरण के द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो किस प्रकार का? तो मोमबत्ती का जलना सुनिए, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों हो रहे हैं। फिजिकल चेंज मतलब जिस तरह से पहले मोमबत्ती था पूरी तरह से चेंज करके उसका बॉडी चेंज हो गया,
गल करके छोटा हो गया, पहले वो लंबा हो था मोमबत्ती का तो गोल था, छोटा हो गया। रासायनिक परिवर्तन हो गया उसका, क्योंकि वो जो है जिस तरह से था अब उसको हम उस तरह बना नहीं सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन हो गया है। कौन सा 46 नंबर का 46, अलमारी में जंग लगना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो अलमारी में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया करके वो क्या कर रहा है, रासायनिक परिवर्तन कर ले रहा है। 47 देखिए, कमरे के ताप पर पारा अवस्था में पाया जाता है, किस अवस्था में पाया जाता है? तो पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के तापमान पे। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध है, न बोले अधातु है? सोना, चांदी और तांबा और ऑक्सीजन में से कौन अधातु है? तो ऑक्सीजन जो है वो क्या है, अधातु है, ठीक, गैस फॉर्म में। 49 का, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने तत्व शब्द का प्रयोग किया? क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने तत्व शब्द का प्रयोग किया था? तो ये रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया था। 50 नंबर का क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? कौन सा उपधातु है? तो सिलिकॉन जो है वो उपधातु है, बाकी सभी इसके एग्जाम्पल उपधातु के नहीं है, तो सिलिकॉन बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है 41 नंबर का, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिसके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बोल रहा है, देखिए द्रव का बात हो रहा है, फिर से समझते हैं इसको। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिसके क्वथनांक का अंतर 25 के से कम होता है के मिश्रण को अगर हम अलग करना चाहें तो किस विधि का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग? तो किसका करेंगे हम? प्रभाजी आचमन का हम लोग प्रयोग करके इस दोनों द्रवों को अलग कर सकते हैं। 52 नंबर, निम्नलिखित में से क्या धातुओं के गुण होते हैं? तो क्या गुण होते हैं धातुओं के? चमकीले होते हैं धातु, सही है। ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, बिल्कुल सही है। तन्य होते हैं, यानी उसको हम तीन करके पतला कर सकते हैं, सही है। यानी उपयुक्त में से सभी इसका आंसर सही हो जाएगा, डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? कौन से तत्व नहीं है? तो कोलाइड जो है तत्व नहीं है, ठीक है। धातु, उपधातु, अधातु ये सभी चीज जो है तत्व में आते हैं, कोलाइड तत्व में नहीं आते हैं। 54, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? कौन, क्या बोले थे हमने? शुद्ध पदार्थ वह होगा जो एक ही कण से मिलकर बना हुआ होगा, तो यहाँ पर समुद्र का जल जो है शुद्ध पदार्थ नहीं है। यौगिक में तत्वों का अनुपात, यौगिक में तत्वों का अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। परिचित प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को कहा जाता है। परिचित, प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे कोलाइडल, डी नंबर सही हो जाएगा, कोलाइडल बोलेंगे हम उसको। आगे है, निम्नलिखित में से कौन निलंबन का उदाहरण है? कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो मटमेला जल जो है वो निलंबन का उदाहरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्व कौन है? कौन सा तत्व होगा? अभी तक आप लोगों को तत्व समझ में आ गया होगा, तो सोना एक तत्व है। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जो धातु और अधातु दोनों के गुण को दर्शाते हैं उसको हम बोलते हैं अधातु, सॉरी उपधातु बोलते हैं उसको, दोनों के गुण इसके अंदर है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं तत्व। एक ही प्रकार के परमाणु से जो मिलकर बने होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? तत्व बोलते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड है? कौन सा कोलाइड है? देखिए कोशिश करके सही आंसर टिक लगाइए, तो कीचड़ जो होगा वो कोलाइड हो जाएगा। 62, एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से में संयोग से क्या बनता है? जब एक ही तत्वों, एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से के मिलने से यानी संयोग से क्या बनता है?
हम लोग इसके बारे में पढ़े हुए हैं। तो यौगिक बनता है, योग से क्या बनता है? यौगिक बनता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा अधातु जो है, जो कमरे के तापमान पे किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। तो ये हो गया ब्रोमीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि कमरे के तापमान पर एक और चीज है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वह क्या था? वह था पारा। ध्यान रखेंगे, यहाँ पूछ रहा है या धातु, अधातु ब्रोमीन हो जाएगा, और अगर धातु का बात करें तो धातु में क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। 64 नंबर का, निम्नलिखित में से किसके कणों को छानने की विधि द्वारा मिश्रण में से पृथक कर सकते हैं? किसके कणों को? तो हो जाएगा निलंबन पे। क्या है? निलंबन। इसका सही हो जाएगा। आगे है 65 नंबर का, जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अब प्रयोगशाला में देखते हैं, वहां पे ब्लड का जांच होता है और पेशाब का जांच होता है। तो यह जांच किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो ये क्रोमेटोग्राफी के द्वारा किया जाता है जांच। 66 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? कौन सा मिश्रण है? तो दूध एक मिश्रण है। निम्नलिखित में से समांगी मिश्रण है। कौन समांगी मिश्रण है? तो जल और नमक का मिश्रण जो है वह समांगी मिश्रण है। क्यों? क्योंकि यह मिश्रण एक जैसे यानी पूरी तरह से घुल जाते हैं एक जैसा। बालू तथा नमक नहीं घुल सकता है, तेल में जल नहीं घुल सकता है, उसी तरह रक्त का भी है, लेकिन जल में नमक पूरी तरह से घुल जाता है। कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है? कमरे के तापमान पे गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या पूछी जा रही है, गैसीय अवस्था में। तो ये है 11, टोटल 11 है जो कमरे के तापमान गैसीय अवस्था में रहते हैं। 69 नंबर का है, परिक्षेपण माध्यम और परीक्षित प्रावस्था दोनों द्रव को तो कोलाइड कहलाते हैं। परिक्षेपण माध्यम और परीक्षित प्रावस्था दोनों द्रव हो तो कोलाइड कहलाते हैं। कैसे कोलाइड कहलाते हैं? तो इमल्सन कोलाइड कहलाते हैं। जब परिक्षेपण माध्यम और परीक्षित प्रावस्था दोनों द्रव हो तो क्या कहलाता है? कोलाइड कहलाते हैं। मिश्र धातु पीतल में उपस्थित धातु है, ये बहुत ही उपयोगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मिश्र धातु पीतल में उपस्थित होता है। क्या क्या होता है? तो ये इसमें कॉपर और जिंक दोनों मिश्रित होते हैं। ठीक है, पीतल में कॉपर और जिंक मिश्रित होते हैं। ठीक, तो उम्मीद है यहीं पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने पूरी तरह से करवा दिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, और कोई वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद।